औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त 2016 को एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें दर्जनों जो शहीद हैं वकला जो हैं वो शहीद हुए थे और 100 से ज़ायद जो है ज़ख्मी हुए थे। इस पे बुराक डिजिटल जो है मज़म्मत करता है, इसी पे ही हम भी आज भी हम बात करेंगे। और इसी तरह डिजिटल दहशतगर्दी क्या है और रा को फ़ितरतुल हिंदुस्तान को किस तरह भारत जो है फंडिंग करता है, इस मुतल्लिक़ बात होगी। और दीगर जो टॉपिक्स हैं उस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान। मोहतरमा, सबसे पहले शुक्रिया, हमेशा की तरह आज भी आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला है और हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आज ही के दिन 2016 को दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें हमारे वकला जो है बड़ी तादाद में शहीद किए गए। आप इस दहशतगर्दी को किस तरह से देखती हैं? हमेशा से बलूचिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा है, तो इसको कैसे निपटा जा सकता है इससे? गुज़र साहब, बहुत कीमती दिन पे कीमती सवाल आपने पूछ लिया हुआ है कि शोधा 8 अगस्त जो है वो कभी भी नहीं भूलता। और हर साल 8 अगस्त को जो है वो 14 अगस्त आने से पहले एक बड़े पैमाने पे एक बरसी बनाई जाती है, जिसमें मेरे ख़्याल से आज बलूचिस्तान में बहुत सारी जगहों पे एक प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए हैं उन वकला के लिए जो कि सिविल हॉस्पिटल में एक सुसाइड बम्बर की उसमें आके जद में आके सैकड़ों वकील ही शहीद हुए थे। और ये बहुत ही एक दिल दिला देने वाला एक वो सानिया था जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बलूचिस्तान में इस तरह के बड़े वाक़यात होते रहते, लेकिन ये वाक़या एक प्लांटेड और एक ऐसा वो था कि जिसमें एक ही प्रोफेशन के लोगों को टारगेट किया गया। और उसमें वकील थे, सारे वकील, और वकीलों में भी सीनियरिटी में भी थे, जूनियर्स भी थे, और कितने घरों के जो है वो चिराग इसमें बुझ गए थे। मैं इस बात की मज़म्मत जितने भी सख्त अल्फाज में की जाए कम है। बलूचिस्तान हमेशा दहशतगर्दी की जद में आता रहा है और उन्होंने डट के इसका मुकाबला किया। 8 अगस्त सिर्फ एक दफ़ा नहीं है, उसके बाद पे इधर पे बहुत सारे इस तरह से वाक़यात होते रहे हैं। रिसेंटली जो हम जाफर एक्सप्रेस का उठाया वो भी बहुत बड़े पैमाने की बहुत बड़ा वाक़या था। हम डटे हुए हैं। बलूचिस्तान की कौम जो है वो इस तरह के वाक़यात से डरने वाली नहीं है। वो इस तरह के वाक़यात होने के बाद उनके अज़ाइम और मजबूत हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये वाक़या हमारी ज़िंदगी का आखिरी या पहला ना हो, लेकिन वो इतने वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं कि हमने अपने जानों की कुर्बानी दी, हमारे जवानों ने कुर्बानी दी है, तो हम अपने बलूचिस्तान के दिफा के लिए मज़ीद जानों की कुर्बानी देने के लिए और भी तैयार होंगे। अच्छा, ये बताएं कि बुराक डिजिटल ने एक निशानदाही की थी कि ईमान मज़ारी जो है फितरतुल हिंदुस्तान की जो तंजीम है BOIC, उस पे जो है एक ख़ास मिशन पे काम कर रही हैं और यही वजह है कि वो फ्रंट पे भी हमेशा नज़र आती हैं। तो समीदीन जो है गायब थी, उस पे भी हम लोगों ने खुल के बात की और जो है उनको डिस्कस किया है। आप क्या समझती हैं, समीदीन 20 दिन के बाद अब धरने में जाके पहुँची हैं और ये क्या मकसद लेके पहुँची? कहीं ईमान मज़ारी वाला मिशन ये तो लेके नहीं पहुँची कि फंडिंग की हसूल में जो है मैं भी शामिल हो जाऊँ, या इनका कोई और मकसद हो सकता है? इस पे बात करें। दरअसल देखिए, 20 दिन से ज़्यादा हो गया, 20-22 दिन हो गए हमें। वो धरना लावारिसों की तरह था और एक पंजाबी टाउट जो है वो उसको लीड कर रही थी। अब जहाँ तक इनको बात ये पता लगी है कि इनको फंडिंग अच्छी खासी हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत सारी फंडिंग हो रही है और आपस में बंदर बांट तो उन्होंने करना ही है। ये तो वैसे डुगडुगी पे नाचने वाले लोग हैं, इन्होंने तो अपने ज़मीर बेच दिए हुए। अब जब इनको ये मालूम पड़ गया कि वो फंड्स जो कि ये समझते थे कि पंजाबी जो है वो हमारा सरासर दुश्मन है और उसी पंजाबी के हाथ में उन्होंने अपनी डोर दे दी हुई है, अब वो पंजाबी सारे फंडिंग इनकी खा जाएगी। तो मजबूरी यही था कि वो कराची से इस्लामाबाद पहुँच गई हैं और अचानक से उसने वो किया और इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी भी हुई है। दोनों के दरमियान में अच्छी खासी इस बात पे बात भी हुई है और इस बात के सबूत इनके धरने के अंदर से मिले हैं कि ये जो थी समीदीन इस पे चिल्लाई है कि तुम किस तरह से, देखिए वो बलोच औरतों को बात करने तो दे ही नहीं रही है, नारेबाजी कर रही है तो ईमान मज़ारी है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है तो ईमान मज़ारी पहुंची हुई है, कोई शनाख्ती कार्ड पूछने आता है तो ईमान मज़ारी खड़ी होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू करने आता है तो मैडम देखिए वकील है, वकील के भी कमाई उसके किसी न किसी अदालत के किसी केस से चल रहा होगा, तो ये बीबी कहाँ से कमा रही है? ठीक है, सोचने वाली बात है ना। जब वो कमा नहीं रही, पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो धरने में बैठी हुई है, तो धरने से उसको कुछ मिल रहा है तो वो बैठी हुई है। अदरवाइज कोई ऐसे पागल थोड़ी है कि मुझे या आपको ये इसको बोले कि जाओ धरने में धूप में सड़ने के लिए बैठ जाओ और वो भी किसी प्रोपेगेंडा के थ्रू बैठ जाओ, मिले आपको कुछ नहीं। तो कोई भी इतना अंधा बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है कि जाके उस धरने में बैठ जाएगा। इसको बहुत कुछ मिल रहा था। जहाँ तक इनकी दोबारा एक वो नहीं होता, एक स्लॉट आती है, एक पैसों की स्लॉट आई थी वो ख़त्म होगी, दूसरी स्लॉट आई है, अच्छी खासी अमाउंट है।
اور اتنی بڑی اماؤنٹ تھی کہ جس پہ یہ سمیع الدین بےقرار ہو گئے کہ یار میرا حصہ تو چلا ہی جائے گا. سمیع الدین از اے پارٹ آف BYC. ایمان مزاری از ناٹ اے پارٹ. ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف ان کو صرف ایک پشت پناہی دے رہی تھی, ان کے فرنٹ پہ آ رہی تھی. مگر اب جب بات اتنی وہ ہو گئی ہے کہ یہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہی ہے, اس کو بالکل ہتھیانا چاہ رہی ہے کہ جتنی فنڈنگ ہندوستان سے ہو رہی ہے, جتنی فنڈنگ ان کو BR سے ہو رہی ہے, جتنی فارن فنڈنگ ہو رہی ہے فتنہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے, انٹرنلی بلوچستان سے ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہی ہے فنڈنگ, ان سارے کے اوپر اس نے اپنا ایک سرپرستی کا ہاتھ رکھ لیا ایمان مزاری نے. تو سمیع الدین اس کو سنانے کے لیے آ گئی, اور وہ بڑی سلجھی ہوئی عورت ہے, اس سے بات کریں تو وہ آپ کو ہر سوال کا جواب اپنے طریقے سے تمیز کے دائرے میں دے گی. باقی جو انہوں نے یہ بدتمیزی محاذ بدتمیزی کھولا ہوا ہے نا دھرنے میں جا کے, کوئی سے سوال پوچھے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں. تو سمیع الدین کسی حد تک قابل احترام ہے, اور اس طرح سے جواب دیتی ہیں کہ اگلے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ کیوں آئی ہے. لیکن کل کی ان کی لڑائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا الارمنگ تھا ان کے لیے کہ ان کے درمیان میں چل کیا رہا ہے, اور وہ کیوں اس طرح سے اچانک سے کود پڑی ہے دھرنے میں. کیونکہ فنڈس کی وہ تو ہے نا کہ یوٹیلائزیشن آف فنڈز ود ایکول رائٹس, یہ تو مانگیں گے. BYC تو ان کی ہے نا, مارنگ لانگو کی ہے, سمیع الدین کی ہے, بیبو کی ہے, گلزادی کی ہے, ساتھ میں وہ شاجی کی ہے, ان سب کی ہے. تو ایمان مزاری کون ہوتی ہے ان کے درمیان میں آنے والی؟ ابھی تو دیکھیں اس کو کس طرح سے کک کرتے ہیں کہ بلوچوں کی آنکھیں تو کھلیں کہ وہ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں, اور ان کے نام پہ آنے والے فنڈز کس کی جیب میں جا رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں گے اس کو آگے. اچھا, آپ نے ذکر کیا چند نام لیے کہ BYC ان کی ہے, جیسا کہ ایمان مزاری لیکن ابھی مشن پہ کام کر رہی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ اس کو پراپر لیڈ کریں اور جو فنڈنگ کا حصول ہے وہ ڈائریکٹ ان تک جو ہے وہ ہو سکے, ان کو مل سکے. تو سمیع الدین کی بھی متعلق بھی کچھ باتیں ہونے لگی تھی کہ یہ اچھی بچی بن گئی ہے اور یہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے, جس ہاسٹل میں رہ رہی ہے وہ کس کی معرفت اور کس کے وجہ سے رہ رہی ہے, وہ ساری باتیں. تو سمیع الدین کی شخصیت بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ متنازع نہیں بن گئی BYC, کیا اسے ایکسیپٹ کرے گی کہ وہ آ کے لیڈ کرے فرنٹ پہ؟ دیکھیے 20-22 دن سے ایک بندی غائب ہے, ٹھیک ہے, یہ متنازع باتیں ہی تھی جو اس کو اس طرح انہوں نے نقاب پہنا کے پیچھے کر دیا تھا. اس کی مجبوری بن گئی ہے کہ BYC ان کے نام سے ہے. BYC کا وجود جو تھا وہ ان 4-5 نام نہاد خواتینوں نے ہی رکھا اور انہوں نے چلایا. میل جو ان کے حضرات ہیں وہ تو ان کے بیک پہ تھے, فرنٹ پہ جو فیمیلز تھیں ان میں صرف ایک سمیع الدین ہے جو باہر ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ ابھی تک جو ہے جتنے میری وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات ہے اس کے مطابق اس پہ کوئی FIR بھی نہیں ہوئی. اگر FIR ہوتی تو یہ بھی شاید ابھی کسی حراست میں ہوتی. اس میں FIR نہیں ہے, اور FIR ہونے کے FIR کیوں نہیں, یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شدت پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ پرامن طریقے سے بات کرنے والی بدتمیز عورت نہیں ہے. ایکچولی میں جو بدتمیزی کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے پھر وہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. وہ بہت تمیز کے دائرے. دیکھیے اب یہی جب یہاں پہ مارنگ لانگو کے اوپر انہوں نے وہ کیا, ہاتھ ڈالا, اس کو جب اریسٹ کر کے لے کے چلے گئے تو سیم اسی ٹائم میں کراچی میں سمیع الدین کو بھی اٹھا لیا گیا تھا. اور یہ اس وقت سول سوسائٹیز کراچی کی ساری اس کے پاس آئی ہیں, اس سے بڑے احتراماً طریقے سے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کی ہے. اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی اس طرح کا وہ اس نے ہاں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹونٹ کرنے والی بات نہیں کی. اس نے بڑے عزت و لحاظ سے اس نے بات کی کہ دیکھیں ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کا پرامن تھا. اس کو رائٹ ٹو اسمبل کا کہا گیا, وہیں پہ بیٹھی ہوئی, جو علاقہ ان کو دیا گیا وہیں پہ اس نے اپنا احتجاج کیا. اس کو رائٹ ٹو اسپیچ کا کیا گیا, اتنے منٹ تک آپ نے اتنے اسپیکر میں ادھر بات کرنی ہے, اس نے اتنا ہی کیا. عقل ہے تو بات کر رہی ہے نا. جہاں تک یہاں کوئٹہ والوں سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا, یہ مارنگ لانگو کے خلاف کیوں نہیں بول رہی ہے, یا ان کے لیے کیوں نہیں بول رہی, مذمت کیوں نہیں کر رہی. ابھی تک کوئی ٹویٹ آیا اس کا, کوئی بات کی اس نے, کوئی خاطر خواہ بات نہیں آئی. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے وائلیشن کی ہے, انہوں نے یہاں پہ رولز توڑے ہیں. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس جگہ سے یہاں تک نہیں آئیں گے. یہ لوگ تو ڈائریکٹ آ کے سریاب روڈ پہ یونیورسٹی کے چوک پہ بیٹھ گئے, وائلیشن کی نا, تو ڈائریکٹ ظاہر ہے سریاب کے تھانے میں بھی کتنی FIRs کٹی ہوں گی ان کے اوپر, وہ تو ان کو خود بھی نہیں پتا. تو FIR کی زد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کے دائرے میں آ گیا. اور یہ جو سمیع الدین ہے یہ پہنچی ہے دھرنے پہ, یہ ابھی اپنے بلوچوں کو شاید کچھ سمجھا دے کہ خدا کے لیے ابھی تو تم لوگ عقل کے ناخن لو. تم لوگ کچھ پیسے تم لوگوں کو ملے ہیں, زیادہ سے زیادہ تم لوگوں کی فنڈنگ جو ہے وہ اوپر والے باپ کا آ رہے ہیں تم لوگوں کے. تم لوگ تو وہ چھوٹے موٹے وہ نہیں ہوتے جو پلے ہوئے ہوتے ہو کہ وہ جو مرغی کے دانے کی طرح دانہ پھینک دو تو وہ دانہ چگ رہے ہو تم. یہ تو سوچو کہ وہ دانہ آ کہاں سے رہا ہے, کتنے بلک میں آ رہا ہے.
अच्छा, आपने जैसे कि फंडिंग की बात की है, मैं आखिरी 2 सवाल इकट्ठे ही कर लेता हूँ, मुख्तसर इसका जवाब चाहूँगा आपसे। आपने ज़िक्र किया फंडिंग का, तो ये फंडिंग का हसूल किस तरह मुमकिन बनाते हैं ये लोग? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आके मुख्तलिफ़ तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे होते हैं, हम इसको डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं। और ये प्रोपेगेंडे क्यों करते हैं? इससे क्या मफ़ाद मिलता है? इस पे आप ज़रा बात करें। अच्छा, मैं इस पे बात करूँगी ना कि इंडिया में जो है ना, जैसे मोदी सरकार है, वो प्रोपेगेंडे के थ्रू बहुत सारे उल्टे सीधे न्यूज़ जो चैट जीपीटी 3 से निकाल लेते हैं, उनके पास मेरे ख्याल से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अभी तक वो नहीं है इस तरह से। इनको कहूँगी कि कोई एआई बेस्ड कोई अच्छी वाली ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आपके पास मुस्तंद किस्म की कोई न्यूज़ मिल जाया करें। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बीएलए के बंदों को देख के भाग गई है, तो आई एम सो सॉरी, ये बिल्कुल गलत है। 100% गलत है। आपके एक्स पे पढ़ा लिखा तबका भारत का सारा बैठा हुआ है, और आप एक्स पे बैठ के वो न्यूज़ चलाते हैं जिसमें आपको वावा शावा मिल जाए। मोदी को देखिए, एक साइड पे जो है वो आपके मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आपके अब उसी के पार्लियामेंट में लोग बैठ के ये कह रहे होते हैं कि आपके पाकिस्तान ने इतने राफ़ेल गिरा दिए, इतनी इतनी चीज़ें गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो न्यूज़ बिल्कुल मुस्तनद है। दूसरी तरफ आप प्रोपेगेंडे में ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से जो है वो फ़ौज भाग रही है बीएलए से डर के, और वो क्योंकि फितना इनको फंड कर रहा है। तो ये 2 गलत बातें एक साथ में नहीं चल सकती है। डिजिटल दहशतगर्दी इनकी यहाँ तक पहुँच चुकी हुई है कि ये जो भी झूठी न्यूज़ फैलाते हैं तो लोग इन पे भरोसा कर लेते हैं, और लोगों का भरोसा इतना ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं कि हमने अगली बार भी वोट देके मोदी सरकार को ही लेकर आना है। ये सिर्फ़ अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने ही लोगों को इस्तेमाल करता है। इनको इतना नहीं पता कि इसी एक्स में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो एआई बेस्ड है, या ये जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो प्रोपेगेंडा है। वो जानते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितना झूठ है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि वो जो मेजर विकास था, गौरव आर्या जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी की मद में इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो फिर दूसरी तरफ उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं विकास, उनको पता लगा कि यार ये तो इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा है इसी चीज़ से, तो क्यों ना मैं भी कूद पड़ूँ और मैं भी कमा लूँ। मैं सर्विंग हूँ तो मैं तुझसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो अभी इनके आर्मी ऑफिसर्स भी इसी उसमें आ रहे हैं, इसी डिजिटल दहशतगर्दी की मद में, और जो उनके पास न्यूज़ आती है उसको बगैर तस्दीक किए चला देते हैं, और उसको इतना आगे फैला देते हैं कि उनको लगता है कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि वो बलूचिस्तान को तबाही के दहाने लाएंगे। तो बहुत ही गलत बात है, कुछ भी नहीं है इनके साथ। शुक्रिया मोहतरमा, आपने जो है आज मज़ीद जो है इंकशाफात किए हैं और समीदीन और ईमान मदारी की लड़ाई के मुतल्लिक और इनके आपस में जो चपकलिश हुई है उसके मुतल्लिक जो है बातें की हैं। नादरीन, सलमा खान का ये कहना है कि बीवीसी की क़यादत जो है अब तकसीम हो गई है। यही वजह है कि ईमान मदारी जो है अपने मकसद के हसूल के लिए दिन रात एक किए हुए, और दूसरी जानब जो समीदीन का इस्लामाबाद में पहुँचना है, और इनका ये कहना है कि उनकी शख्सियत भी एक किस्म की मुतनाज़ा है, लेकिन ये इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो वहाँ पर बैठे जो धरने में बच्चियाँ हैं, जो बलोच ख़वातीन हैं, उनको जो समझाने में जो है किरदार अदा करेंगी, क्योंकि अच्छी बच्ची का जो लक़ब है वो जो है उनको सूट करता है, और यही वजह है कि वो उन पे एक उम्मीद रखती हैं कि वो आइंदा भी जो अपना किरदार है वो मुस्बत रखेंगी और मज़ीद जो है स्टेट के साथ ताउन रखेंगी। इसी तरह आज के ही दिन 2016 को होने वाला दहशतगर्दी का जो वाक़या है उसकी इन्होंने मज़म्मत करते हुए ये कहा कि लफ्ज़ों में बयान करना इसको मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि आज जो है 8 अगस्त को जो है हर बार में जो है इनके मुतल्लिक जो है प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, और इनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है शुहदा को। इसी तरह प्रोपेगेंडा जो मुहिम है बीवीसी की हो या फिर दीगर फितनतुल हिंदुस्तान की तंजीमें हों, डिजिटल प्रोपेगेंडा किस तरह करते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी किस तरह करते हैं, उसके मुतल्लिक इन्होंने खुल के बात की है। नादरीन, अगले प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।